नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे 8वें पे कमीशन की घोषणा सरकार ने की है, हम या हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बिल्कुल मुखर होकर के 8वें पे कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि सरकार ने अभी तो केवल घोषणा की है, कमेटी नहीं बनी है, कमेटी के रिकमेंडेशन नहीं आए हैं, तो ऐसे में इतना ज्यादा हो हल्ला क्यों करना। दोस्तों, समय रहते ही, समय से ही, शुरू से ही हमें हो हल्ला करना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स को हमें रखते रहना पड़ेगा ताकि जिस तरीके से विसंगति और अन्याय 7वें पे कमीशन में हुआ था वैसा अब की बार ना हो। दोस्तों, आपको भारत सरकार के ही लेटर दिखा के समझाऊंगा कि कैसे जवानों के साथ नीचे लेवल के जो कर्मचारी और पेंशनर्स हैं उनके साथ अन्याय हुआ था। अगर हम मुखर नहीं होंगे, अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो अब की बार भी यह होगा कि कहीं अधिकारियों का, जो बड़े अधिकारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.48 निकल जाए, उससे छोटे वाले अधिकारियों का 2.30 निकल जाए, उससे छोटे वाले जेसीओ लेवल के जो अधिकारी हैं उनका 2.10 निकल जाए और जवानों का केवल 1.92 रह जाए। तो इसको अगर रोकथाम करना है तो समय से मुखर होकर के आवाज उठाते रहना पड़ेगा। जी हां, इसके बारे में भी बात करूंगा दोस्तों। आगे भारत सरकार का लेटर के बेस पर आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे भारत सरकार ने 8वें पे कमीशन की मांग को मान लिया, क्या वैसे ही 18 महीने का डीएडीआर के मांग को भी सरकार मान सकती है? इसके बारे में भी आगे बात करूंगा। एक मांग पत्र जो है भेजा गया भारत सरकार को, जिसमें से एक मांग को सरकार ने मान लिया है। उसके साथ ही साथ दोस्तों, पोस्ट ऑफिस द्वारा पेंशनर को, डिफेंस पेंशनर को एक पैसे का भुगतान किया गया है और वो है 57,375 रुपए। वो कैसा पैसा है उसके बारे में आगे बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही साथ दोस्तों, पीसीडीए बनाता रहा पीपीओ, रिकॉर्ड ऑफिस भेजता रहा पीपीओ, लेकिन सीपीपीसी उस पीपीओ को रद्दी के बस्ते में डालता रहा और अपनी मर्जी से पेंशन देता रहा। हजारों की संख्या में पेंशनर्स के साथ यह हुआ है पुराने समय में। आप भी जागरूक बने। अगर आपको बीच का पीपीओ नहीं मिला है तो उस पीपीओ को ढूंढें। कहीं बीच के टाइम में आपको रिवाइज्ड पीपीओ के हिसाब से पेंशन ना दिया गया, ऐसा तो नहीं हुआ है। इस चीज को आपने चेक जरूर करना है। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए, आपसे जुड़े हुए मुद्दों को उठाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोज अच्छे लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, क्या 8 सीपीसी की तरह कोरोना काल का डीए का एरियर संभव है? दोस्तों, डीए का एरियर क्या संभव है? जैसे 8वें पे कमीशन को लेकर भी सरकार तो संसद में मना कर रही थी, उसी तरीके से 18 महीने का डीएडीआर को लेकर भी मना कर रही थी। तो जब 8वां पे कमीशन दे दिया तो क्या 18 महीने का डीएडीआर भी देगी सरकार? यह सवाल उठ रहा है। बहुत सारे सवाल मुझे भी आए हैं इस तरीके के। तो आपको बता दूं दोस्तों, 18 महीने का डीएडीआर को लेकर सरकार ने यह कहा है कि यह संभव नहीं है। बहुत बारी कहा है कि यह संभव नहीं है, लेकिन 8वें पे कमीशन के सवाल पर सरकार ने केवल यह कहा था कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव अभी विचाराधीन नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट में फर्क बन जाता है। हालांकि 18 महीने का डीएडीआर की मांग अभी भी जारी है दोस्तों। और दोस्तों, आपको बता दूं, बेशक 18 महीने का डीएडीआर मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन कोरोना के पीरियड में जो पेंशनर रिटायर हुए थे उनका जो ग्रेच्युइटी और लीव इनकेसमेंट बढ़े हुए डीए के रेट से मिलना था वो बहुत सारे पेंशनर्स को नहीं मिला है। पीपीओ जनरेट होने के बाद भी नहीं मिला है। तो ऐसे ही कुछ केस हैं और साथ ही साथ एक लेटर भी है जो वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। दोनों डॉक्यूमेंट्स देखते हैं। चलिए दोस्तों, स्पर्श द्वारा जारी किया गया कोरिजेंडम पीपीओ जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर आपका भी कभी भी स्पर्श द्वारा इस तरीके से कोरिजेंडम पीपीओ अगर जारी हुआ है तो आपको भी बिल्कुल जागरूक रहना है। जी हाँ, बहुत सारे पेंशनर्स का पीपीओ जनरेट हुआ है, कई सारे एंटाइटलमेंट्स को बढ़ा दिए गए हैं, कई सारे ऐसे बकाए हैं जिनको पीपीओ के हिसाब से रिलीज किया जाना है, लेकिन फिर भी पेंशनर्स को उसका भुगतान नहीं होता है। अब ये जो पीपीओ आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये ग्रेच्युइटी वाला जो ऑप्शन है, ग्रेच्युइटी वाला पोर्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा दोस्तों। और ये जो डिफरेंस है, पहले यहाँ पर उनका 5,62,221 रुपए ग्रेच्युइटी उनको भुगतान किया गया था, लेकिन इस पीपीओ के हिसाब से, इस कोरिजेंडम पीपीओ के हिसाब से उनको भुगतान होना चाहिए था 6,30,102 रुपए। यानी कि डिफरेंस अगर निकालेंगे तो 67,881 रुपए, जिसका इस पीपीओ के निकलने के बाद पेंशनर को भुगतान नहीं किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स हैं। अगर
आपका पीपीओ में भी इस तरीके से ग्रेच्युइटी कम्यूटेशन का अमाउंट में डिफरेंस होकर के आपका कोरिजेंडम पीपीओ निकला, लेकिन उस डिफरेंस के अमाउंट को आपको एरियर के तौर पे भुगतान नहीं किया गया है, तो आप भी जागरूक बने, आप भी सीपी ग्राम्स में और स्पर्श के अंदर ग्रीवेंस जरूर डालें दोस्तों। और दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण लेटर है दोस्तों, इसकी एक बहुत बड़ी मांग को सरकार मान चुकी है। 10 जनवरी 2025 का ये लेटर है और ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री जी को ये लेटर भेजा गया है, और ये लेटर भेजा गया है जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी द्वारा, जो कि एक सरकार द्वारा ही स्वीकृति प्राप्त एक संस्थान है। जी हाँ, और इस लेटर में क्या क्या मांग की गई, सबसे पहले तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 8th सेंट्रल पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स, जिसको सरकार मान चुकी है। देखिए ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी लेटर में दूसरी जो मांग है देखिए, release of 18 months arrears of dearness allowance release which was frozen during the COVID-19 pandemic। दोस्तों अभी भी 18 महीने के डीआर के एरियर की जो आस है उसको पेंशनर्स एसोसिएशन या हमारे जो संस्थान है उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो लगातार मांग कर रहे हैं। बेशक सरकार आगे इसको देगी नहीं देगी वो भी अभी डामाडोल है, लेकिन मांग जरूर है दोस्तों। और दूसरी ये मांग है, पहली मांग को सरकार मान चुकी है, दूसरी ये मांग है दोस्तों। और उसी तरीके से ये देखिए रिस्टोरेशन ऑफ फेस्टिवल एडवांस, और साथ ही साथ और भी एक मांग है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये सीजीएचएस से जुड़ा हुआ मांग है दोस्तों, सीजीएचएस। अगला पांचवा मांग देखिए, पांचवा मांग में है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी रिकमेंडेशन ऑन पेंशनर्स ग्रीवेंस, पेंशनर्स ग्रीवेंस के ऊपर भी मांग की गई है। और छठा मांग देखिए, छठा मांग है कम्यूटेशन की अवधि को 12 साल करने को लेकर, ये भी महत्वपूर्ण मांग है दोस्तों। 15 साल से 12 साल किया जाए, ये भी मांग जेसीएम द्वारा उठाई गई है। और साथ ही साथ और भी मांगे देखिए, स्ट्रेंथनिंग एंड इफेक्टिव फंक्शनल ऑफ द जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, यानी कि जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी को और ज्यादा ताकतवर करने को लेकर भी मांग की गई है। और साथ ही साथ इनकम टैक्स में रिबेट को लेकर भी मांग की गई है। तो मांग बहुत सारे हैं, जिसमें से जो प्रमुख मांग है, सबसे ऊपर वाला जो मांग है आपने देखा, ये वाला जो मांग है इसको सरकार मान चुकी है। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। सही जानकारी और सटीक कार्रवाई हो तो पोस्ट ऑफिस भी देगा आपका बकाया 57,375 खाते में, अब ब्याज भी। जी हाँ दोस्तों जब पुराने समय में हम पेमेंट लेते थे, हमारा क्वार्टरली स्लिप आया करता था, तो उस क्वार्टरली स्लिप में क्या चीज कटा नहीं कटा, अगर आप सही से चेक नहीं करते थे तो आपको भी ऐसा घाटा हुआ हो सकता है। जब पेंशनर ये रिटायर हो गए, 2015-16 में रिटायर हो गए, लेकिन उनका पेमेंट के दौरान उनके पेमेंट से पीएलआई के नाम पे पैसे कटते थे, पैसे कटते रहे, जबकि वो पीएलआई उनके नाम का नहीं था। लेकिन जब अभी आकर के जब पेंशनर को पता चलता है, अपना चीजें जब देखते हैं, जब जागरूक होने के बाद, तो उनको पता चलता है कि वो पैसा उनसे गलत काटा गया। तो बहुत कार्रवाई करने के बाद अब पोस्ट ऑफिस ने उनका भुगतान कर दिया। अब उनके पैसे के ब्याज के भी भुगतान को लेकर कार्रवाई चल रही है। चलिए लेटर देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो ये एक चेक देखिए, जो चेक इशू किया गया है पूर्व सैनिक को, और ये चेक इशू किया गया है दोस्तों पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा। यहां पर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स पोस्टल यूपी सर्कल लखनऊ द्वारा ये चेक इशू किया गया है, और ये चेक इशू किया गया है 57,375 रुपए का। आगे बताता हूं ये क्या मसला है। अब अगला और एक लेटर भी आपको दिखाऊंगा, ये यानी कि पेंशनर को ये पैसा का भुगतान कर दिया गया है। अब अगला मैं लेटर इसके ऊपर दिखाना चाहूंगा। अब ये जो नीचे आप देख पा रहे हैं, देखिए भारतीय डाक विभाग द्वारा ये लेटर दिया गया है, और इस लेटर में देखिए सुरेश कुमार जी को ये लेटर दिया गया। और इस लेटर में क्या कहा गया है देखिए, विषयगत मामले में आपके द्वारा शिकायत की गई है कि पॉलिसी संख्या फलाना फलाना को संदर्भ में वेतन लेखा कार्यालय जाट रेजिमेंट केंद्र बरेली वेतन से हुई कटौती का सापेक्ष प्रधान डाकघर बरेली के द्वारा रुपए 57,375 का भुगतान प्राप्त हो गया है, परंतु 57,375 पर कोई ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है। अब देखिए ब्याज के ऊपर बात चल रही है दोस्तों। आपकी शिकायत को संज्ञान में लेकर उक्त प्रकरण में ब्याज के भुगतान के संबंध में उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश मांगे गए हैं। शिकायत को पोर्टल पर बंद किया जा रहा है, परंतु मामले में कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए यानी कि ब्याज भी पेंशनर को देने को लेकर के कार्रवाई चल रही है। उच्च अधिकारियों से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उनके आधार पर आपको ब्याज के भुगतान के संबंध में डाक से सूचित किया जाएगा। कितने सारे न जाने पेंशनर्स के साथ ऐसा हुआ होगा जिनका पीएलआई शायद उनके नाम का ना हो और पैसे कट गए होंगे। तो वो तो शायद अभी तक तो उम्र दराज वाले पेंशनर्स हैं, वो पकड़ भी नहीं पाएंगे कि उनका पैसा कट गया था, उनको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर आप पेंशनर के बच्चे भी हैं तो कम से कम ऐसी चीजों का छानबीन जरूर करें। वो पैसे आज भी वापस हो सकते हैं जैसे इन पेंशनर को वापस हुए हैं।
चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। पीसीडीए बनाता रहा पीपीओ, रिकॉर्ड ऑफिस भेजता रहा सीपीपीसी को और सीपीपीसी उसको रद्दी में डालता रहा और पेंशन देता रहा अपनी मर्जी से। अब मिलेगा लाखों का एरियर। जी हां दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा हुआ है कि उनका नया एंटाइटलमेंट के हिसाब से, चाहे उनका पेमेंट रिवाइज हुआ हो, चाहे उनको एमएससीपी लागू किया गया हो, चाहे किसी भी वजह से उनका नया पीपीओ जनरेट हो गया और वो पीपीओ रिकॉर्ड ऑफिस आया, रिकॉर्ड ऑफिस ने उसको सीपीपीसी को भी भेज दिया, लेकिन सीपीपीसी ने उसको डाल दिया रद्दी में और उसके बाद जो पुराने रेट से दे रहा था पेंशन उसी को जारी रखता रहा। अब जाकर के जब पेंशनर्स जाग रहे हैं तो ऐसे मसले सामने आ रहे हैं दोस्तों। बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा हुआ होगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। अब देखिए इस रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर से क्या पता चल रहा है, पेंशनर को एड्रेस किया गया लेटर है और इस लेटर में क्लियर लिखा गया, ये देखिए, इट इज इंटीमेटेड दैट पीसीडीए प्रयागराज कोरिजेंडम पीपीओ नंबर फलाना फलाना pertaining to revision of service pension as per modified assured career progression, यानी कि एमएससीपीएस के हिसाब से 1 जनवरी 2006 से जो उनको एमएससीपीएस लागू था उसके हिसाब से उनका पीपीओ जनरेट हो चुका था और आगे हैज ऑलरेडी बीन फॉरवर्डेड टू योर बैंक अंडर इंटीमेशन टू यू वाइड दिस ऑफिस लेटर नंबर फलाना फलाना 6 जनवरी 2023, यानी कि एमएससीपी लागू करके उनका पीपीओ भी भेज दिया गया बैंक को, लेकिन उसका भुगतान बैंक ने नहीं किया। तो अब जब सोशल मीडिया के जरिए पेंशनर जागरूक हुए, उन्होंने ग्रीवेंस डाला, तब जाकर के ये बैंक को लेटर निकाला है रिकॉर्ड ऑफिस ने कि आप स्पष्ट द्वारा भुगतान करवाने के लिए ये देखिए नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट और इसका कैलकुलेशन शीट वगैरह बना करके भेज दीजिए, क्योंकि आपने एमएससीपी के हिसाब से जो पीपीओ निकाला था उसका भुगतान किया नहीं है। देखिए मैनेजर को भी ये लेटर का कॉपी दिया गया है, जो सीपीपीसी के मैनेजर है उनको भी दिया गया है। इसी तरीके के बहुत सारे केस हैं। अब ये जो पेंशनर थे दोस्तों, इन पेंशनर के विषय में मैं आपको उनके डॉक्यूमेंट भी दिखाना चाहूंगा। अब ये जो पेंशनर थे इनका नाम देखिए, ये थे पन्नालाल साहू जी। अब पन्नालाल साहू जी का मैं आपको पेंशन स्लिप दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जून महीने का ये पेंशन स्लिप है नायक पन्नालाल साहू जी का, जिसमें उनको 21,244 यानी कि नायक के रेट का ये ओआरओपी2 का पेंशन है वो दिया जा रहा था, लेकिन चुपके से पीसीडीए ने भी क्या कर दिया, स्पर्श ने भी, ये देखिए दिसंबर 2024 में यानी कि जुलाई 2024 से उनका पेंशन हवलदार के हिसाब से फिक्स कर दिया। ये देखिए 24,763 रुपए जुलाई 2024 से तो भुगतान कर दिया, तब तक का भुगतान करने के लिए उनको कोई नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन पुराना भुगतान के लिए अभी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। ये और एक उसी तरीके का केस है। ये एक लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर का पीपीओ है दोस्तों, जिनके पेंशन में आज के डेट में 19,000 रुपए का बढ़ोतरी है। सरिता देवी जी का केस था जो कुछ दिनों पहले मैंने आपको समझाया था, दिखाया था। अब देखिए इनके केस में देखिए ये पीपीओ ऑलरेडी जनरेट हो चुका था। ये देखिए L05 के हिसाब से उनका पेंशन रिवाइज करने को लेकर के 1 जनवरी 2016 से उनका पेंशन 40,066 रुपए फिक्स करने के लिए ऑलरेडी ये पीपीओ जनरेट हुआ था 2019 में। यहाँ पर देखिए 2019 में ही ये पीपीओ जनरेट हो गया था, लेकिन ये पीपीओ भेजा भी गया सीपीपीसी को, लेकिन उन्होंने भुगतान नहीं किया। देखिए अभी भी उनका जो है नवंबर 2024 के महीने में उनका बेसिक पेंशन 36,854 रुपए करके भुगतान हो रहा है, जो कि बड़ी दुख की बात है कि पीपीओ निकाल करके भेजा गया पीसीडीए द्वारा और पीपीओ मिलने के बाद भी सीपीपीसी ने उनको पुराने रेट से ही पेंशन का भुगतान किया। बहुत सारे ऐसे भोले भाले पेंशनर, खास करके डिफेंस पेंशनर के साथ ऐसा हुआ है। तो आप अगर डिफेंस पेंशनर्स के बच्चे हैं तो आप जागें। ऐसा अगर कोई केस है तो सैनिक पाठशाला के पास जरूर भेजें। सैनिक पाठशाला के पास भेजने के लिए आप चैनल को ज्वाइन करें। आपको जो केवल मेंबर्स के लिए वीडियोस या अपलोड्स दिए जाएंगे, उनमें आपको सैनिक पाठशाला के कांटेक्ट के डिटेल्स भी मिल जाएंगे, जिससे आप सैनिक पाठशाला से कांटेक्ट कर पाएंगे। इसलिए चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, आपको कांटेक्ट मिलेगा तो आपको मदद की जाएगी, ताकि आपका इस तरीके से छूटे हुए कोई एरियर्स हैं तो वो पता चल सके और उसका आपको भुगतान हो सके। चलिए अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या 8 सीपीसी में अब फिटमेंट फैक्टर बड़े अधिकारी को 2.48, छोटे अधिकारी को 2.30, जेसीओ समकक्ष को 2.10 और जवान और फैमिली पेंशनर्स को 1.92? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसा हुआ है। जी हां, 7वें पे कमीशन में लगभग ऐसा ही हुआ है। चलिए पहले आपको भारत सरकार का ही लेटर दिखा के रक्षा मंत्रालय का समझाता हूं कि 7वें पे कमीशन में ऐसा कैसे हुआ है, उसको देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस एंड वेलफेयर का ये एक ऐसा लेटर है जो 7वें पे कमीशन के बहुत बड़े अन्याय का पर्दाफाश करता है। जी हां, रक्षा मंत्रालय का ही लेटर है और सरकार की ही अन्याय का पर्दाफाश करता है। किस तरीके से जवान और नीचे लेवल के जो पेंशनर या एम्प्लॉय हैं उनके साथ अन्याय हुआ था 7वें पे कमीशन में, वो पर्दाफाश होता है इस लेटर से। तो अगर हम जागरूक नहीं रहे, अगर हमने विरोध नहीं किया, समय से हमने अगर हमारा पॉइंट नहीं रखा, तो अब की बार भी 8वें पे कमीशन में भी ऐसे ही हो जाएगा।
तो हमें रहना पड़ेगा जागरूक। हालांकि अभी सोशल मीडिया का जमाना है, इतनी आसानी से ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट देखिए, फिटमेंट फैक्टर फॉर जेसीओज इज ओनली 2.57 एंड फॉर ऑफिसर्स इट इज 2.81। इसका जवाब में रक्षा मंत्रालय ने क्या कहा है ये देखिए। कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय ने माना है 7वें पे कमीशन में जो रिवीजन हुआ है, जिसमें पे बैंड 1, 2, 2, 3 इनको क्या दिया गया है, जो कि PV1 कहलाते हैं, उनको फिटमेंट फैक्टर दिया गया 2.57 और जो PV2 होते हैं यानी कि जो जेसीओज रैंक के होते हैं, उनको सर्विस के दौरान वालों की बात हो रही है, 2.62 दिया गया। हालांकि सारे के सारे पेंशनर्स को 2.57 ही दिया गया था, लेकिन सर्विस में जो हैं उनके लिए क्या किया गया, जो नीचे लेवल के हैं उनको 2.57 दिया, जो जेसीओज या उसके इक्विवेलेंट के उनको 2.62 दिया गया। उसके आगे देखिए दोस्तों, PV3 वाले जो थोड़े से जूनियर ऑफिसर्स होते हैं उनको 2.67 दे दिया, ये देखिए। और साथ ही साथ आगे जैसे PV बढ़ता गया 2.72 भी दे दिया गया, ये देखिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का लेटर बोल रहा है। और आगे जो हाईएस्ट लेवल के ऑफिसर हैं, जैसे कि एट द एपेक्स लेवल यानी कि सबसे ऊपर लेवल, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह हो गया, उनको 2.81 का मल्टीप्लीकेशन दिया गया 7 CPC में। और जो उसके नीचे कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह के जो चीफ सेक्रेटरी वगैरह लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको दिया गया 2.78। देखिए किस तरीके से अलग अलग रैंक और ओहदे के हिसाब से 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर में एक बड़ी विसंगति थी। पीछे 7वें पे कमीशन में ऐसा हो रखा है, ये जो मैं बोल रहा हूं ऐसा हो रखा है, तो अभी से हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर ऐसा होने की थोड़ा सा भी पता चल जाए तो इसका विरोध करना पड़ेगा, पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा। अभी से विजिलेंट होना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पॉइंट्स को, अपने मुद्दों को समय समय पर रखते रहना पड़ेगा, ताकि 8वें पे कमीशन में इस तरीके से अन्याय ना हो नीचे लेवल के कर्मचारी और पेंशनर्स के साथ, और बराबर का पे कमीशन, लाभदायक पे कमीशन सबके लिए मिल सके सबको। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।